नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फाइनल ईयर के टॉपिक थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स ब्रिटेन के एक महान राजनीतिक विचारक थे और उनकी प्रमुख पुस्तक जो है वो लेवियाथन है, जिसमें उन्होंने अपने प्रमुख राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। और इनका जन्म 1588 में हुआ था, आर्मेडा युद्ध के समय। पूर्व की वीडियो में हम थॉमस हॉब्स के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनके संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं, कानून संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स की विचारधारा में जो व्यक्तिवाद के तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे कि थॉमस हॉब्स के विचारधारा में व्यक्तिवाद कहाँ है, वो किस रूप में विद्यमान है, तो उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो व्यक्तिवाद के जो तत्व हैं थॉमस हॉब्स की विचारधारा में, वो क्रमशः इस प्रकार से हैं कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा है, इसमें भी व्यक्तिवाद झलकता है थॉमस हॉब्स की विचारधारा का। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल ही है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि वह तो एक असामाजिक प्राणी कहता है, स्वार्थी और दुष्ट कहता है। और उसका मानना है कि व्यक्ति आत्मकेंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। दूसरी जो बात है, हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद के जो तत्व हैं उसके अंतर्गत दूसरी बात है, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। हॉब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित नाम की कोई धारणा नहीं है। अगली बात है दोस्तों, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, एक समझौते का परिणाम है राज्य। हॉब्स के समझौता संबंधी विचारों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निचोड़ निकाल सकते हैं कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। एक स्वाभाविक संस्था नहीं माना है, एक प्राकृतिक संस्था नहीं माना है हॉब्स ने राज्य को, बल्कि ये माना है कि शुरू में मानव प्राकृतिक अवस्था के समय स्वार्थी और दुष्ट था, उसका जीवन बहुत ही तुच्छ था, एकाकी प्रवृत्ति का था वह। तो इन सब मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान थी और ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसने आपस में मिलकर समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये एक कृत्रिम संस्था है, न कि एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था। अगला बिंदु है दोस्तों, आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया था, राज्य की अधीनता स्वीकार की थी, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो यही था कि अपने जीवन को बचाया जाए, जीवन की रक्षा की जाए। तो जीवन के अधिकार को हॉब्स सर्वोच्च अधिकार मानते हैं दोस्तों। राज्य के बन जाने से उनके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्म संरक्षण का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है तो वह उसका विरोध कर सकता है। सिर्फ एक स्थिति में हॉब्स राज्य का विरोध करने की बात करते हैं और वो ये है कि अगर राज्य व्यक्ति के जीवन छीनने की कोशिश करता है, उसका प्राण लेने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विरोध कर सकता है। हॉब्स के शब्दों में जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह प्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करे जिनमें उसे अपने आप को मारने, घायल करने या अंग भंग करने का आदेश हो। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं,
होब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में भी होब्स हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। होब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने और अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वास्तव में उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया, जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूरी तरह से मेल खाता है। और अगर हम निष्कर्ष के तौर पर उसके विचारों को देखें, व्यक्तिवाद के संबंध में होब्स के क्या विचार हैं, तो अगर हम निचोड़ देखें, सार देखें, तो यह है कि होब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। डनिंग के शब्दों में उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी है। वस्तुतः संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण होब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्म संरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर होब्स ने उसकी निरंकुश सत्ता को बहुत छोटा कर दिया है, गौण कर दिया है। उसने अपने इस नवीन विचार का विकास किया कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझौते से जन्म ग्रहण करता है। अब दोस्तों हम होब्स के राज दर्शन की आलोचना भी कर सकते हैं। होब्स के विचारों के प्रकाशन के साथ ही उन्हें सर्वत्र कठोर आलोचना का शिकार होना पड़ा। राजतंत्रवादी, संसदज्ञ और धर्म अधिकारी सभी विभिन्न कारणों से उससे रुष्ट थे, नाराज थे। विधि शास्त्री उसे संकीर्ण, अनभिज्ञ तथा उत्पीड़क समझते थे। लॉक और रूसो भी उसके आलोचक थे। कोहली ने उसे मेम्सबरी का दानव कहा, क्योंकि मेम्सबरी में उनका जन्म हुआ था। बेंटली ने होब्स को नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया था। उनके ग्रंथ लेवियाथन की भी कटु आलोचना की गई। क्लेरेंडन ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि होब्स की पुस्तक जला देनी चाहिए। मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में हो। इसलिए क्लेरेंडन कहते हैं कि होब्स की जो पुस्तक है उसको जला देना चाहिए। ब्रैम हिल ने लिखा है कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी दिलचस्प बयान दिया है उन्होंने। वाहन का विचार है कि जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। होब्स के दर्शन की अगर हम तर्कों के आधार पर आलोचना करें तो यह है कि मानव स्वभाव संबंधी जो उनकी धारणा है वो बहुत ही निराशावादी है। होब्स ने मानव स्वभाव का एकांगी और निराशावादी चित्रण किया है। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और हिंसक बतलाता है। उसने उसकी सामाजिकता को अस्वीकार किया है। यथार्थ में मनुष्य स्वार्थी होकर भी सामाजिक है और उसमें सहानुभूति, दया, क्षमा और प्रेम की भावना पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था का जो उन्होंने चित्रण किया है वह काल्पनिक है। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो बहुत ही भयंकर है। वह ऐतिहासिक तथ्य तथा युक्ति के विरुद्ध है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी और संघर्ष की स्थिति में रहता था, किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया कि उसने अराजकता व अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिणत कर लिया। आलोचकों के अनुसार आदिम समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार था, जहां संघर्ष के बजाय सहयोग की भावना थी। विरोधाभास, होब्स के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। एक और वह निरंकुशतावाद का समर्थन करता है तो दूसरी तरफ उसके विचारों में व्यक्तिवाद के तत्व भी मौजूद हैं। अगली बात है दोस्तों निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन। होब्स ने निरंकुश प्रभु सत्ता का समर्थन किया है। उसने अपने राज्य में व्यक्तियों को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन की दास्ता के
पास में या जाल में फंसा दिया है। राज्य तथा सरकार में हॉब्स ने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है। हॉब्स ने राज्य और सरकार को एक ही माना है। आधुनिक युग में राज्य और सरकार में अंतर किया जाता है और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हम देखें तो राज्य बना रहता है। राज्य की रचनात्मक भूमिका का अभाव। हॉब्स राज्य को रचनात्मक कार्य नहीं सौंपता। उसका राज्य केवल पुलिस राज्य है, पुलिस स्टेट है। वह राज्य को व्यक्तियों के कल्याण मार्ग पर प्रवृत्त नहीं कर सका। अब दोस्तों, अगर हम सिर्फ आलोचनाएं देखें तो ये एक एकांगी पक्ष हो जाएगा थॉमस हॉब्स का। इसलिए हम उनके योगदान के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि राजनीतिक चिंतन में थॉमस हॉब्स का जो योगदान है वो क्या है। हॉब्स की राजनीतिक चिंतन को महान देन है। वह राजनीति शास्त्र की विस्तृत एवं व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला पहला अंग्रेज विचारक है। प्रभु सत्ता का प्रतिपादन यद्यपि उसके पूर्व भी किया जा चुका था, लेकिन एक निरंकुश और असीम प्रभु सत्ता का सुनिश्चित एवं पूर्ण विवरण सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने किया। वास्तव में हॉब्स ने ही प्रभु सत्ता को वह स्वरूप दिया जो आज तक चला आ रहा है। उन्होंने जो सर्वोच्चता और असीमता प्रदान की संप्रभुता के विचार को, वो चीज आज भी चली आ रही है, वह अकाट्य है। होब्स के समझौता सिद्धांत द्वारा ही इस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन हुआ कि राज सत्ता सर्वोपरि होती है और उसके आदेशों का पालन राज्य के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। उसने ही पूर्णतः स्पष्ट रूप से बताया कि राज्य दैवीय इच्छा का नहीं वरन मानवीय इच्छा का परिणाम है। इस प्रकार उसने राज्य को एक मानवीय संस्था घोषित किया। उसने धर्म और राजनीति को न केवल पृथक किया बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन भी बतलाया। हॉब्स की एक महान देन जो है वो है उसका व्यक्तिवाद। प्रभु सत्तावादी हॉब्स के विचारों में हमें व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन मिलता है। उसने व्यक्ति के कल्याण और सुरक्षा को साध्य घोषित किया। उसने राज्य को निरंकुश अधिकार इस दृष्टि से दिए कि वह समाज में शांति स्थापित रखे, व्यक्तियों का जीवन व संपत्ति सुरक्षित रखे। हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर ओकशॉट ने लिखा है कि हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी प्रकार उसकी महान रचना लेवियाथन के बारे में वे लिखते हैं कि वह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और या कहें कि एकमात्र अनुपम ग्रंथ है। जॉन लेयर्ड के शब्दों में हॉब्स प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और एक ऐसा नैतिकतावादी है जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा जा सकता है। तो ये इनका प्रमुख एक तरीके से हम कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। तो इस तरह से हमने थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का गहन और विस्तृत विवेचन किया। दोस्तों, आगामी वीडियो में हम थॉमस हॉब्स के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।